नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन मध्य प्रदेश के बेहद खास प्रोग्राम नमस्कार एमपी में। प्रोग्राम के सेगमेंट को लेकर एक बार फिर मैं हूं आपके साथ में। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की तिथि पर। कार्यक्रम की शुरुआत में हम सबसे पहले आपको तिथि से अवगत कराते हैं, तो आइए देखते हैं कि आज की तिथि क्या है। विक्रम संवत 2080 वैशाख माह कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है 17 अप्रैल 2023 और आज फिर सोमवार का दिन है। तो नई ऊर्जा से लबरेज होकर एक बार फिर हम हाजिर हैं कार्यक्रम नमस्कार एमपी को लेकर। दर्शकों, याद दिला दें आप सभी को कि हमारा ये प्रोग्राम लाइव फोन इन प्रोग्राम होता है। इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जाता है 12 बजे से 1 बजे तक। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि 12 बजे से 1 बजे तक कहीं भी मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ पूरे प्रोग्राम में और जल्दी से नोट डाउन कर लें हमारे टेलीफोन नंबर्स को, ताकि आप हमारे प्रोग्राम में हमसे जुड़ सकें और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत कर सकें। तो नोट डाउन कर लें हमारे नंबर्स को, जल्दी से पेन उठाएं और नोट डाउन करें नंबर्स 075526600049 ये हमारा टेलीफोन नंबर। इसके साथ ही एक टोल फ्री नंबर 180023300040। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ इन नंबर्स को 075526600049। इसके साथ ही टोल फ्री नंबर 1800230040। उम्मीद है आप सब ने हमारे नंबर्स को नोट डाउन कर ही लिया होगा और आप प्रतीक्षा कर रहे होंगे आप कि कब हमारा फोन कनेक्ट हो और आप हमसे जुड़ सकें। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, बहुत सारे विषयों पर आपसे बातचीत करते हैं। तो आज भी विभिन्न विषयों पर आपसे हम बातचीत करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है हमारे 2 विशेष मेहमानों को। उन मेहमानों से आपका तारुफ कराएं उसके पहले हम बता दें कि आज विशेष 2 टॉपिक हैं जिन पर आज हम आपसे बातचीत करेंगे। हज जाने के लिए किस तरह की तैयारियां होना चाहिए, कौन कौन एलिजिबल होता है, क्या शर्तें होती हैं हज जाने के लिए, इस विषय पर आज हम आपसे बात करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ में हैं रफत वारसी साहब। अध्यक्ष हैं आप, राज्य हज कमेटी के, कैबिनेट मंत्री का दर्जा आपको प्राप्त है। और रफत वारसी जी आज हमारे साथ स्टूडियोज में है। बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार। तो हज से जुड़ी हुई बातें हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे रफत सर से बातचीत करके। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि आज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे भी है। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई बहुत दिन से इस विषय के बारे में हम आप बातचीत करना चाह रहे थे, जानकारी जुटाना चाह रहे थे। यदि आप भी इस टॉपिक से संबंधित बातचीत करना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर्स के माध्यम से हमसे जुड़ें जल्दी से। आज हमारे साथ में हीमोफीलिया से जुड़ी हुई बातचीत करने के लिए और इसके साथ ही नियोनेट्स यानी जो शिशु हैं, नवजात शिशु हैं, उनकी देखभाल कैसे हो, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में हमने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है डॉक्टर ओम प्रजापति। सर बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो सर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हीमोफीलिया से जुड़ी हुई, इसके बाद हम बातचीत करेंगे नवजात शिशुओं की केयर किस तरह से होना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखना चाहिए, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दर्शकों, एक बात और हम आपको याद दिला दें कि इसके साथ ही हमारे एक और एक्सपर्ट हमसे कुछ समय बाद में जुड़ेंगे, श्री अन्न यानी मिलेट्स पर चर्चा करेंगे। मिलेट से जुड़ी हुई तमाम सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। साथ होंगे पवन श्रीवास्तव जी, उनसे हम बात करेंगे। उसके पहले आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम नमस्कार एमपी से आप जुड़े हुए हैं और हम शुरुआत करेंगे रफत वारसी जी के साथ में। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आप अध्यक्ष हैं राज्य हज कमेटी के और कैबिनेट मंत्री का दर्जा आपको प्राप्त है। सर, बात यदि हम करते हैं हज की तो निश्चित ही हमारे मन में एक बहुत अलग तरह की फीलिंग होती है। जब मुस्लिम भाइयों की बात करते हैं तो उनका एक उद्देश्य होता है, एक सपना होता है मन में कि हमें अपनी जिंदगी में कुछ करना है या नहीं करना है, हमें हज जरूर जाना है। बिल्कुल। तो बात हम करें कि किस तरह की तैयारियां होती हैं हज जाने के पूर्व में, किसी मुस्लिम भाई के लिए किस तरह की तैयारियां करना चाहिए या क्या कुछ शर्तें होती हैं हज जाने के लिए, उनके बारे में जानकारी सबसे पहले। इस शर्तें तो ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन इस्लाम में ये बताया गया है कि आप अपने सारे फ़र्ज़ों की अदायगी कर लें जी, और आप पे कोई ऐसा नहीं है कि कर्जा करके आप हज करने जाएं जी। आप उसके लिए सक्षम हैं। जितना पैसा हज करने में लगता है अगर वो आपके पास है तो आपको जाना ज़रूरी है जी।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ हज ही करना ही है। आपके बच्चों की शादी नहीं हुई या आपके घर में ऐसी कोई परेशानी है, लेकिन आपने कर्जा लेकर या इधर उधर से लेकर उस पैसे को इकट्ठा किया और हज करने चले गए, तो इसकी मनाही है। हज उसी पैसे से जा सकते हैं कि आप अगर हज करने के लिए सक्षम हैं जी। और लगभग आजकल 4-1 लाख रुपए का खर्चा आता है हज करने में जी। तो गरीब लोगों के लिए 4 लाख रुपए लगभग बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन उनके सेंटीमेंट ऐसे जुड़े हुए हैं कि वो कुछ करें या ना करें, हज जरूर करना चाहते हैं जी। और फिर जितनी बड़ी तादाद हज यात्रियों की भारत में है, उतने लोग हज पर नहीं जा पाते जी। क्योंकि सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है वो हमारा एक निश्चित कोटा कर देती है पूरे दुनिया के मुल्कों का। तो इस बार 1,75,000 भारतवर्ष को कोटा मिला है। सर, भारत की आपने बात करी, अब हम जानना चाहेंगे मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश के लिए ये कोटा कितना है? मध्य प्रदेश से अभी लगभग 10,500 फॉर्म हमारे पास आए थे जी। उसमें से 5,892 लोग चयनित हुए। 5,892 लोगों को हज यात्रा की सुविधा मिलेगी। जी। तो सर, क्या इसके लिए कोई क्राइटेरिया भी फिक्स होता है? मेडिकल फिटनेस की यदि हम बात करते हैं तो क्या कुछ ऐसा रहता है कि ये बीमारियां यदि किसी व्यक्ति को हैं या इस तरह की फिटनेस नहीं है तो वो व्यक्ति नहीं जा सकता हज करने? मेडिकल फिट तो बहुत ज़रूरी है जी। जब उनकी पहली किस्त हम लेते हैं, कई 2-3-4 किस्तों में उस पैसे को हज कमेटी लेती है या बैंकों में जाता है जी। तो उसकी शर्त ये रहती है कि पहले उनके डॉक्यूमेंट्स जो हज कमेटी में जमा होंगे उसमें मेडिकल उन्हें कराना पड़ेगा जी। और मेडिकल फिट अगर वो हैं तभी हज पर जा सकते हैं। जी। यानी इस प्रक्रिया के लिए जो व्यक्ति, सर अब हम यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, उसके पूर्व की चर्चा को आगे बढ़ाएं कि सिलेक्शन कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे फॉर्म आए और सीट्स तो लिमिटेड होती होंगी कि इतने ही व्यक्ति हज करने के लिए एलिजिबल हैं, तो फिर आप उनका सिलेक्शन कैसे करते हैं? कैसे, क्या होती है चयन प्रक्रिया? चयन प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम से होती है। जी। लॉटरी में जिन जिन के नाम निकलते जाते हैं उसको कुरा शब्द कहते हैं, कुरा जी। तो उस कुरे के माध्यम से जितने लोगों के नाम आ जाते हैं वो चयनित हो जाते हैं, बाकी को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। जैसे चयनित लोगों में कोई परेशानी आ गई, कोई मेडिकल फिट नहीं है या कोई उनके साथ ऐसी परेशानी आ गई कि अब वो नहीं जा पा रहे, तो फिर जो वेटिंग में होते हैं उनको आगे लाया जाता है। जी। क्या सर किसी तरह की हमें कहीं से कोई मदद भी मिलती है या व्यक्ति को खुद ही पूरा स्पॉन्सर करना होता है? नहीं, पहले इसमें सब्सिडी हुआ करती थी भारत सरकार की ओर से, तो वो सब्सिडी ज़ीरो हो गई। जी। अब कोई सब्सिडी नहीं है, सारा खुद का पैसा ही लगेगा हज के लिए। जी। तो सर, जैसे कोई व्यक्ति है जिसकी बड़ी तमन्ना है हज पर जाने की, पर वो व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पा रहा है और अभी कुछ समय से जो हमें सरकार की तरफ से भी ग्रांट नहीं मिल पा रहा है, तो क्या और उसके लिए कुछ होता है? कुछ NGOs वगैरह होते हैं या समाज के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को हेल्प करें कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एक बहुत पुण्य का काम माना जाता है। बिल्कुल। किसी व्यक्ति को हम यदि हज कराने का जुनून है हमारे मन में, हम उनकी मदद करना चाहते, तो ऐसा कुछ है? ऐसा क्या होता है कि ऐसी मान्यता है कि किसी के पास धन की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं जी। धनाढ्य व्यक्ति ऐसा मानिए, और वो उनके वालिद नहीं है, उनकी माँ नहीं है, तो वो ऐसे गरीब लोगों को का चयन करते हैं जिनका नाम आ जाता है, तो वो अपनी तरफ से उस पैसे को देकर उनसे हज कराते हैं और उनको ऐसी मान्यता है कि उनके माँ बाप का हज हो जाता है। क्या बात है। तो निश्चित ही कि यदि हमारे कामों से किसी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आती है तो इससे बड़ी समाज सेवा और इससे पुनीत कार्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। यदि हम नहीं जा पा रहे हैं तो किसी व्यक्ति की, जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं तो निश्चित ही
ईश्वर की, अल्लाह की रहमत हम पर ज़रूर होती है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हम चलेंगे ओम प्रजापति सर की ओर। हीमोफीलिया के बारे में भी आज हम बात करने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे हीमोफीलिया होता क्या है? ये एक आनुवंशिक बीमारी है जी, जिसमें कि शरीर में खून जमने की प्रक्रिया में परेशानी होती है। तो अगर किसी को कहीं भी थोड़ी सी भी चोट लग जाए, और जैसे कि होता है नॉर्मली कि कहीं कट लगता है, कुछ होता है तो खून बहता है, थोड़ी देर में वो जम जाता है। लेकिन अगर हीमोफीलिया का पेशेंट है तो उसका खून जमेगा नहीं और वो लगातार बहता रहेगा। इसकी वजह से लगातार खून बहने से खून की कमी हो जाना या कई बार उसकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। तो ये एक ऐसी बीमारी है कि आनुवंशिक है और इसका कोई भी ऐसा इलाज भी नहीं है जिसको हम इसे पूरी तरह से ठीक कर पाएँ। जी। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये जो हीमोफीलिया होता है ये बाय बर्थ ही होता है किसी व्यक्ति में? हाँ बिल्कुल, ये जन्म से ही होगा जी। और इस पूरे लाइफ ये रहेगा ही ना। अब सर देखिए, मन में प्रश्न ये आता है कि वो व्यक्ति जिसे हीमोफीलिया है वो पूरी तरह से कोशिश करता है कि किसी भी तरह की इंजरी उसे ना हो पाए, किसी भी तरह का एक्सीडेंट से उसे ना गुजरना पड़े, पर कई बार ना चाहते हुए भी कुछ इस तरह की परेशानियां हो जाती हैं कि उस व्यक्ति से की बॉडी से ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया। उस कंडीशन में फिर क्या किया जाए? उसको ब्लड चूंकि बन नहीं रहा है शरीर जी, में। जी बिल्कुल। ऐसी परिस्थितियों में जहाँ की लगातार खून बह रहा है या चोट लगी है या कई बार सर्जरी भी करानी पड़ती है, किसी वजह से सपोज उसको सर्जरी की ज़रूरत है, तो ऐसे केस में उसका ट्रीटमेंट है शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट, जिसमें कि जो आनुवंशिक कारण है कि एक खून को जमाने वाला फैक्टर 8 और फैक्टर 9 ये दो नहीं बनते हैं जी। तो इन फैक्टर्स को इंजेक्शन से के माध्यम से दिया जाता है और वो जो नॉर्मल ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है। और इसके अलावा भी अगर वो फैक्टर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी एक समस्या ये है कि ये फैक्टर बहुत ही महंगे हैं और अगर 3-4 दिन के ट्रीटमेंट की कॉस्ट की बात करें तो लगभग 1 से 2 लाख रुपए हो जाती है जी। तो इस वजह से एक उसका दूसरा विकल्प भी रहता है कि प्लाज्मा जो ब्लड बैंक से उपलब्ध हो जाता है, और प्लाज्मा और दूसरा ये फैक्टर्स इनको इन्फ्यूज करके उसके ब्लीडिंग को रोका जा सकता है, सर्जरी की जा सकती है, तो इस माध्यम से ये किया जा सकता है। जी। तो चर्चा किस दौर को आगे जारी रखेंगे, पर हम आपको बता दें डॉक्टर साहब हमारे पास में कॉलर भी जुड़े हुए हैं इस वक्त, हम उनके फ़ोन कॉल को ले लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं नंद मिश्रा बाराबंकी से। स्वागत है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। बताएं आपका प्रश्न क्या है? मैं जानना ये चाहता हूँ जो हीमोफीलिया बीमारी है तो ये कितनी पीढ़ी को सुधार करने के बाद ये बीमारी खत्म की जा सकती है? कौन सी बीमारी? एक बार आप अपना प्रश्न फिर से रिपीट करें नंद स्वरूप जी। जो हीमोफीलिया बीमारी है ये अनुवांशिक बीमारी है, तो इसको खत्म करने के लिए हमें कितनी पीढ़ी में सावधानी बरतनी चाहिए जिससे ये बीमारी खत्म हो सके जड़ से? जेनेटिक डिसऑर्डर है तो कितनी पीढ़ियों के बाद में ये बीमारी खत्म हो सकती है? देखिए, ये जो आनुवंशिक बीमारी है ये एक महिलाओं में जो जीन होता है उससे अगली पीढ़ी में जाता है जी। तो इसमें महिला जिसमें भी फैक्टर होगा उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होती या बहुत ही माइल्ड सी बीमारी हो सकती है, अन्यथा महिलाओं में बीमारी के लक्षण नहीं होते हैं। ये सिर्फ पुरुषों में इसका लक्षण प्रकट होते हैं। तो अगर किसी महिला में है तो आगे की पीढ़ी में तो वो जाएगा, उसको रोका नहीं जा सकता जी। बस ये है कि अगर उसकी बेटियां हैं तो उनको उसके लक्षण नहीं होंगे और लड़का है तो उसमें लक्षण मिलेंगे। कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि ये बीमारी जो है वो महिलाओं में कंपैरिजन यदि हम करें तो बहुत कम होती है, हाँ, पुरुषों में ये बीमारी ज्यादा होती है, महिला करियर अच्छा, होती और है। दूसरा ये बहुत रेयर है, जैसे कि अगर हम अपने देश की बात करें इंडिया की तो यहाँ ये लगभग 10 लाख में से एक व्यक्ति को होती है जी। हाँ, दूसरे देशों में जरूर जैसे अमेरिका वगैरह में वहाँ 1 लाख में एक व्यक्ति को होती है, तो काफ़ी रेयर है, इंडिया में संख्या ज़्यादा नहीं है जी। अब बात करें कि किस तरह के प्रिकॉशंस हमें रखना चाहिए यदि किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया है तो किस तरह के प्रिकॉशंस उस व्यक्ति को रखना चाहिए? हाँ, देखिए जैसे कि बताया कि इसमें खून अगर कहीं से भी बहना शुरू होता है तो वो रोक पाना मुश्किल होता है जी। तो इसमें हमें यही सब ध्यान रखना है कि हमें किसी तरह की चोट ना लगे, और अगर कभी भी कहीं ऐसा होता है किसी वजह से चोट लगती है तो तुरंत अस्पताल जाकर उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट करवाएं। जी। तो
इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज जो कि फिटनेस के लिए ठीक रहे। दूसरा, खून की कमी, जैसे बीच बीच में कभी कभी ब्लीडिंग होती है तो उसकी वजह से खून की कमी हो जाती है, तो खून बढ़ाने के लिए जैसे आयरन की ज़रूरत है, विटामिन की ज़रूरत है, तो ये सब न्यूट्रिशन हमें प्रॉपर लेते रहना है जी। कि भविष्य में कभी थोड़ा बहुत खून बहे तो उससे कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। एक ए प्लास्टिक एनीमिया भी एनीमिया का टाइप होता है, उसमें सुन रखा है हमने कि ब्लड बनना बंद हो जाता है, ब्लड नहीं बन पाता है, तो क्या ये ए प्लास्टिक एनीमिया और हीमोफीलिया में कोई कनेक्शन है सर? नहीं, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग या हैं। किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया है तो उसको ए प्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी। हीमोफीलिया में ब्लड खून की कोई कमी नहीं होती है, सब कुछ नॉर्मल होता है, सिर्फ उसमें खून जमता नहीं है। हाँ, जबकि जो ए प्लास्टिक एनीमिया है उसमें खून बनना कम हो जाता है। वो कई वजह से हो सकता है, कई ऐसी बीमारियां होती हैं, कई केमिकल्स होते हैं, पॉइजनस केमिकल्स या लॉन्ग टर्म। सर बीच में रोकना चाहूंगी और हम देख सकते हैं स्क्रीन पर कि अभी बात करते हैं पंचायती राज पुरस्कार दिया जा रहा है। भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया पंचायती राज पुरस्कार दे रही हैं और 17 से 21 अप्रैल तक राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह मनाया जा रहा है। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों के लिए ये पुरस्कार दिए हैं और स्वीकृत किए हैं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। और राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन किया। उन व्यक्तियों को, उन पंचायतों को स्पेशली हम बात करें कि जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, 17 से 21 अप्रैल तक इस सप्ताह का आयोजन किया गया है और पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन हुआ। उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान कर रही हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। कार्यक्रम नमस्कार एमपी से आप सभी जुड़े हुए हैं और हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर ओम प्रजापति के साथ में। हीमोफीलिया क्या होता है, किस तरह की प्रिकॉशंस हमें रखना चाहिए और नवजात शिशुओं की देखभाल किस तरह से हो, इस विषय पर हम बातचीत आज करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि नवजात शिशुओं से जुड़ी हुई बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे मिथ हमारे मन में होते हैं सर। दादी नानी के नुस्खे जो होते हैं ना, या फिर जो हमारे घर में जो बहुत उम्र दराज महिलाएं होती हैं, उनका ये कहना होता है कि भाई हमें बहुत एक्सपीरियंस है, तुम आज की जनरेशन के लोग अपना दिमाग मत चलाओ। हमारे जो प्रीवियस एक्सपीरियंस हैं वो बहुत काम आएंगे बच्चे को तंदुरुस्त बनाने के लिए, सुडौल बनाने के लिए और उसको परफेक्ट बनाने के लिए, तो हमारी बातों को माने। तो सर ये कहाँ तक आप इस बात को उपयुक्त मानते हैं कि दादी नानी के जो नुस्खे हैं, जैसे पहले की यदि हम बात करते हैं तो पहले घुट्टी बड़ी प्रचलन में हुआ करती थी। बच्चे होते थे और उन्हें घुट्टी देते थे, हम कहते थे कि ये सिर्फ घुट्टी नहीं है, ये संस्कार भी है। जी बिल्कुल। तो क्या कहेंगे सर इस बात से? कितना देखिए, अगर इसकी बात करें कि माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए अमृत के समान है जी, और माँ के दूध जैसी कोई भी चीज़ अभी तक कोई बना नहीं पाया है। जैसे आपने देखा होगा कि मिल्क सब्स्टिट्यूट आते हैं बच्चों के लिए, बहुत सी कंपनियों ने बहुत सा ट्राई किया, लेकिन आज तक कभी भी माँ के दूध के कंपैरिजन में कोई चीज़ बन ही नहीं सकती। फॉर्मूला मिल्क फॉर्मूला मिल्क जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, वो भी कहीं भी उसके सामने नहीं आते जी। तो जो माँ का दूध है वो बच्चे के लिए परफेक्ट होता है और हर एज के अकॉर्डिंग माँ का दूध बदलता रहता है। अगर हमें बात करें, कोई बच्चा प्री मैच्योर अगर पैदा हुआ है तो उसकी माँ का दूध उस बच्चे के हिसाब से ही एक तरह से निकलेगा और डिजाइन किया हुआ होगा जो कि उसके लिए परफेक्ट होगा। और जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उसी की उम्र के हिसाब से माँ का दूध बदलता रहता है जो उसके लिए परफेक्ट होगा। तो अच्छा सर, एक जो भ्रांति है वो कई बार कहते हैं कि बच्चा जो है वो प्रीमेच्योर हुआ था, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि माँ के दूध के कारण भी बच्चा फूल नहीं रहा है, ये बच्चा तंदुरुस्त नहीं हो रहा है, हो सकता है माँ के दूध में किसी तरह की कोई कमी है। तो क्या ऐसा होता है? ये केवल एक भ्रांति है और ऐसा काफी लोगों से सुना है, ये भ्रांति रहती है काफी लोगों को जी। लेकिन मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो मिल्क है वो पर्याप्त नहीं है। उसका कारण एक्चुअली दूसरा रहता है। ज़्यादातर केस में क्या होता है कि माँ ठीक से दूध नहीं पिला पाती है या माँ को दूध कम होता है, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि माँ के दूध की वजह से बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, जैसे बात करें कि माँ का दूध कम क्यों होता है, तो इसके भी कई सारे रीज़न रहते हैं। कि एक तो शुरू में जैसे बच्चा पैदा हुआ तो ये समाज में बहुत भ्रांति है कि 2-3 दिन तक माँ को दूध नहीं आएगा। ये अक्सर एक भ्रांति बनी हुई है। हर कोई, पूरे फैमिली मेम्बर्स कहने लगेंगे कि भाई अभी दूध नहीं आएगा 2-3 दिन तक।
तो कुछ ऊपर का पिलाना शुरू कर दो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई भी माँ जन्म के 1 घंटे के अंदर दूध पिलाना शुरू कर देती है तो उसको दूध आता है। दूसरा, दूध का जो बनना होता है वो मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगर कोई भी माँ डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चे को अपने सीने से लगाती है तो माँ का जो प्रसूति के समय जो दर्द होता है वो सब कम हो जाता है जी, और उसको दूध आना स्टार्ट हो जाता है। तो प्रकृति ने भी कुछ चीज़ें कितनी कहना चाहिए कि कितनी जुड़ाव माँ और बच्चे का किस तरह का आत्मीय जुड़ाव होता है। हम बता दें, स्क्रीन पर हम तस्वीरें साझा कर रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं वो भी शुरू हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है। जुलाई में इस यात्रा की शुरुआत होती है। 1 जुलाई से वो यात्रा शुरू हो जाती है, अमरनाथ यात्रा, जिसका बहुत महत्व होता है और उस यात्रा के लिए भी बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो हम आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, आज से ही शुरुआत हो चुकी है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की। तो यदि आप चाहें तो आप भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, पंजीयन करवा सकते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। ये जो पहला जत्था है वो जुलाई में जाएगा। हम आपको याद दिला दें कि आज हमारे साथ में रफ़त वारसी साहब है हमारे स्टूडियो में। आप राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं और कैबिनेट मंत्री का दर्जा आपको प्राप्त है। आज हज से जुड़ी हुई तमाम सारी बातें हम आप के साथ में साझा कर रहे हैं। सर, अब यहाँ पर एक प्रश्न जो बहुत सारे यात्री हैं जो हज के लिए जाना चाहते हैं वो ये जानना चाहेंगे, वैसे तो लोगों को पता ही होगा पर एक आम इंसान को भी इस बारे में जानकारी होना चाहिए कि क्या उसके लिए कोई विशेष महीना होता है हज की यात्रा के लिए? जी जी, सामान्य भाषा में ऐसा कह लो कि ईद और बकरा ईद के बीच का जी, लगभग 20 मई के बाद यहाँ से फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी और ये 10-15 दिन फ्लाइट्स चलेंगी जी, प्रांतों की उससे। लेकिन देश में 22 तारीख से फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी हज पर जाने वालों की। जी। अब बात करते हैं सर कि यदि मान लीजिए बीच में और कोई वहाँ से वो बकरा ईद करके लौटते हैं। अच्छा, उनकी ईद जो है वो मक्का मदीना में होती है। ईद वहाँ पर मनाते हैं वो। जी, तो सर हज से जो लोग वापस लौटते हैं उनके लिए बहुत अलग दृष्टि से देखते हैं, कहते हैं इसने वाकई बहुत कोई पुण्य किए होंगे, बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि अल्लाह ने उन्हें बुलाया है। तो क्या इस तरह की मान्यताएं हैं? वाकई बिल्कुल मान्यता हैं और मान्यता इस्लाम में ऐसी है कि आप हज करने गए जी, तो आप नवजात शिशु की तरह हो गए जी, और उसके बाद इस्लाम ने जो आपको सिखाया है आपको उस अनुसार अगर ज़िंदगी बसर करेंगे तो अल्लाह आपको पसंद करेगा। बिल्कुल। तो जैसे हमारे हिंदू भाइयों में कहते हैं गंगा नाली, जी जी जी, तो लगभग पाप धुल गए। इसी तरह हज पर जाने वालों को नवजात शिशु की तरह लेते हैं कि एकदम फ्रेश हो गए आप। किसी भी तरह का छल कपट कषाय ये बिल्कुल इनसे नहीं। रहित हो गए हैं हज से आने के बाद में। जी, बिल्कुल इस्लाम में कहा गया है, वैसे हज के भी नहीं कहा गया है कि आपको जीना कैसे है। तो जीना आपको ऐसे है कि आप कभी किसी का दिल ना दुखाएं, आप किसी के साथ बेईमानी ना करें, आप झूठ ना बोलें, आप किसी के साथ छल कपट ना करें। तो इस तरीके का जीवन इस्लाम में बताया है। जी, तो लेकिन आज तो ये सब मान लो कि अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। आज का जो ज़माना है उसमें कहीं ना कहीं रूल्स जो हैं, बातें जो हैं अपने हिसाब से अपने हिसाब से कर लिया। मानते हैं और कह देते हैं कि भाई ऐसा तो कुछ हमको बताया नहीं गया है वाली बातें हो जाती हैं। सर, यदि हम बात करें हज की, यदि मान लीजिए बीच में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो फिर उस स्थिति में क्या होता है? जो लोग वेटिंग में हैं, जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, क्या उनको मौका मिलता है हज में जाने का? वेटिंग उनको वापस करने वेटिंग भी ऐसे ही बनाई जाती है, 1 2 3 4 यानी कि 50,000 लोग वेटिंग में है तो वो 50,000 तक जाएंगे। जी। तो वेटिंग ऐसी उठेगी, जो नंबर 1 पे है वो जाएगा, नंबर 2 जैसे 100 लोग नहीं गए तो 100 लोग वेटिंग वाले उठा लिए जाएंगे। मतलब लॉटरी सिस्टम ये होता है जिसका नाम आ जाता है तो। जी। जी, दूसरा अभी जो सबसे अच्छी बात ये हुई है कि बिना महरम के यानी कि बिना क्लोज रिश्ते के अब महिला अकेले भी हज करने जा सकती है। जी, ये बहुत पहले महत्वपूर्ण। ये नहीं था। पहले आपको क्लोज रिश्ता में ही आप हज करने जा सकती है। क्लोज रिश्ता मतलब पति
बेटा जी। या सगा भाई, ये आपके साथ जा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी के संग हज करने नहीं जा सकते। जी। तो अब की बार सरकार ने, सऊदी अरेबिया सरकार ने भारत सरकार की मांग पर ऐसा डिसीजन लिया है कि अब बिना महरम के, यानी कि बिना किसी रिश्तेदार के जी आप जा सकते हैं। बड़ी तकलीफ होती थी, कई महिलाएं हैं जिनका भाई नहीं है, भाई है तो इस लायक नहीं है कि 4 लाख रुपए खर्च कर दी, किन्हीं के हस्बैंड नहीं है तो अब भाई के साथ जाना पड़ेगा जी। और वो अकेले जाना चाहती हैं क्योंकि इतनी स्थिति नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है कि बेटा चला जाए जी। लेकिन तो उनके अरमान रह जाते थे। और ये बड़े सेंटिमेंट जुड़े रहते हैं हज से, और उन्हें हज पर जाना है जी। तो ऐसी महिलाओं को बड़ा सुकून मिला है। और लगभग मध्य प्रदेश से 123 महिलाएं बिना महरम के हज पर जा रही हैं इस वर्ष। और बहुत अच्छी बात ये भी हुई कि 70+ जितने लोग हैं उनको बिना लॉटरी के सिलेक्ट कर लिया। अच्छा। 70+ वालों को बिना लॉटरी के सिलेक्ट कर लिया। तो लगभग 800,000 के लगभग ऐसे लोग हैं बुजुर्ग जो बिना लॉटरी के सिलेक्ट। सर इसमें क्या उम्र का भी कोई क्राइटेरिया रहता है कि इस उम्र से कम और इस उम्र से अधिक का व्यक्ति हज करने के लिए नहीं जा सकता है, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अभी बता रहे हैं कि अभी नया रूल्स बना है कि 6 साल का बच्चा अब माँ बाप के साथ नहीं जा पाएगा जी। तो पहले ऐसा नहीं था। जी। सर हज पे जाने के लिए कोविड वैक्सीनेशन जरूरी हाँ, वो सर्टिफिकेट तो आपको क्या क्या औपचारिकताएं होती हैं? मेडिकल आपको कराना पड़ता है, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है कि ये बीमारियां नहीं होनी चाहिए तो वो मेडिकल आपको देना पड़ता है। और कोविड सर्टिफिकेट तो आपका लगेगा ही लगेगा। जी। और ये जरूरी भी हो जाता है और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि यदि किसी भी तरह का इन्फेक्शन है या कोविड ने अभी जो पिछले 2-3 साल में कहर बरपाया है तो उस तरह की परेशानियां और बढ़ने ना पाए। तो निश्चित ही सर से बहुत महत्वपूर्ण बातें हम सबको जानने के लिए मिली। सर इस्लाम में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही जाती हैं, उन जैसे कुछ 5 बातें महत्वपूर्ण होती हैं, रोज़ा रखना, नमाज अदा करना। तो हम एक बार जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी 5 बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है? ये 5 बातें फ़र्ज बताई गई हैं जी। रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज जी। इस टाइप से 5 बातें तो फ़र्ज हैं, ये तो आपको करना ही है जी। तो ज़कात बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल बात है। ज़कात का मतलब है कि अगर आपने साल भर में 1 लाख रुपए कमाए जी तो उसमें से 2,500 रुपए आपको कमज़ोर लोगों को देना ही पड़ेगा। जैसे इनकम टैक्स जी सरकार लगाती है, तो इसी तरह 1 लाख रुपए आपने अगर साल भर में कमाए तो 2,500 रुपए आपको अपने आस पड़ोस, आपका रिश्तेदार कोई कमज़ोर है, परेशान है, आपका पड़ोसी कोई परेशान है या कोई गरीब आदमी है जिसकी आप मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपको 2,500 रुपए देने ही पड़ेंगे। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है और निश्चित ही इस बात पे हम सबके ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम जो कुछ भी कमाते हैं हम अपने लिए हैं, पर हम दूसरे के लिए क्या कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो बचत है वो या तो हमारे लिए काम आएगी या फिर किसी व्यक्ति के लिए, ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए हज कराने में भी यदि हम उसमें एक सहभागिता निभा रहे हैं तो उतना ही पुण्य मिलेगा हमको। नहीं, हज तो आपका करना, हज पर भेजना ना भेजना ये तो आपका व्यक्तिगत मसला हो गया। ज़कात आपको देनी पड़ी, जैसे इनकम टैक्स आपने दी है, हाँ। तो अगर आपने नहीं दी तो आप उसके रडार पर आ गए तो आप पर केस हो जाएगा। जी हाँ। इसी तरह अगर आपने 2,500 रुपए नहीं दिए 1 लाख पर तो अल्लाह के यहाँ केस हो जाएगा, ऐसा मानिए। क्या बात है, क्या बात है। ये आपको देना पड़ेगा, ये फर्ज है। ये बातें शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होंगी और आपने ये बात हमें बताई। निश्चित ही बहुत सारी जानकारियां हमारी तंदुरुस्त हुई हैं आपसे बात करके, और हमारे स्टूडियोज में आने के लिए, अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम नमस्कार एमपी से जुड़े हुए हैं आप। हम आपको याद दिला दें, बता दें कि हमारा ये प्रोग्राम लाइव फोन इन प्रोग्राम होता है, तो उसके लिए आपके लिए 2 नंबर्स भी हैं भाई। आपने वो नंबर को नोट डाउन कर लिया होगा, यदि नहीं किया है तो जल्दी से लगातार डिस्प्ले हो रहे हैं हमारे वो नंबर्स, उन नंबर्स को नोट डाउन कर लें और जुड़े हमसे हमारे इस प्रोग्राम में। क्योंकि आज हमारे साथ में अभी रफत वारसी जी थे, जिन्होंने हज जाने के लिए क्या शर्तें होती हैं, क्या नियम होते हैं, उस तरह की तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा की है।
और डॉक्टर ओम प्रजापति हमारे साथ में हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी शिक्षा जगत में जिनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, 5 सितंबर उनके जन्मदिन को पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में मनाया जाता है। और 17 अप्रैल की यदि हम बात करते हैं, आज के दिन यदि हम बात करते हैं, तो आज के दिन उनकी मृत्यु हुई थी, आज उनकी पुण्यतिथि है। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री हमारे पास में है, तो रिक्वेस्ट करूंगी मैं हमारे डायरेक्टर मिस्टर रावत से कि उस डॉक्यूमेंट्री को आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करें। Radha Krishnan, do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of President of India and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution and the law. Tiruthanni, 40 miles northwest of Madras. Here, in 1888, the second child of a deeply religious couple, Sarvepalli Radhakrishnan, was born. Those were quiet, peaceful times, and the pursuit of knowledge, for those who had the background, was a commitment. After his early education, Sarvepalli Radhakrishnan moved over to another of India's holy places. The next 4 years at Tirupati, I was away by myself. That is from 9 to 12. I was in a small hotel. And I was not a very diligent or regular student then, because I was left to myself. So I used my attendance at school was very irregular. From Tirupati to Borges College, Vellore. Here, for the first time, he revealed the true bent of his mind, acquisition of knowledge, work towards wisdom. When I passed my, what was then called the first arts examination, answering to our intermediate, it was open to me to have taken up mathematics or history for my BA degree. But the accident of my getting a few books on philosophy from a cousin of mine who just passed the BA degree examination made me select philosophy. Not that I had any predilection for it or any eagerness to solve the problems of the world, but it was an accident of my getting the books free that decided my career as a student of philosophy. It was a happy accident, and its consummation lay in the future, in worldwide recognition as a philosopher, as a sane, resonant voice in a world of strife and turmoil. And finally, as the president of the 480 million people of India. But all this in the future, from Tiruthanni to Tirupati to Vellore, and then on to Madras. With a scholarship tenable in the Madras Christian College, I left Vellore for Madras. I was there for 4 years in the Madras Christian College. Took both my BA and MA degree examinations from there. The way in which Indian philosophy was criticized by the teachers at Madras in those years led me to take an interest in Indian thought and find out what is alive and what is not alive in Indian thought, how much it has changed and how much it should change for the betterment of our own culture. I tried to make a clear study of Indian thought and find out whether the criticisms are justified or not. What is wrong with it and what it has to shed off, and what is right with it and what has to be preserved. And from that wellspring flowed a series of contributions to college magazines,
an outstanding performance as a student, and high commendation from the university. The very year I passed my MA degree examination, I took up service as a lecturer in the Madras Presidency College. I started teaching there from the 1st of April 1909. I was sent to the Teachers Training College, Hyderabad in 1910, from January to December. The lecturer in psychology happened to be on leave, and I was called upon, though a student, to also teach psychology to the LT students. So I was both a student and a teacher for that year. Student and teacher, he has been throughout his life, the key to the awareness and achievement of Professor Radhakrishnan. He returned to Madras Presidency College in 1911 and continued there till 1916, when he became the head of the Department of Philosophy. Services, the President confers on the late Mr. Lal Bahadur Shastri, the Bharat Ratna, here received by his son. For valor, for service, for outstanding achievement in diverse fields of life, honoring those contributing to the making of a rich civilization. कार्यक्रम नमस्कार एमपी से जुड़े हुए हैं आप। एक डॉक्यूमेंट्री अभी हम आपको दिखा रहे थे, शिक्षाविद, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जिनके जन्मदिन को, शिक्षाविद जिनके जन्मदिन को पूरा भारत या यूं कहें कि समूचा विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। 5 सितंबर को जिनका जन्म दिवस होता है और आज 17 अप्रैल को जिनकी पुण्यतिथि हमने मनाई, और आज एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास दूरदर्शन की ओर से हमने किया। याद दिला दें आपको, लाइव फोन इन प्रोग्राम नमस्कार एमपी से जुड़े हुए हैं आप। 12 बजे से 1 बजे तक सजीव प्रसारण किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम का, और शाम 8 बजे इस कार्यक्रम का रिपीट टेलीकास्ट भी आपके लिए प्रसारित किया जाता है। तो यदि किसी कारण से आपने अभी हमारा ये प्रोग्राम मिस कर दिया है तो शाम 8 बजे हमारे इस प्रोग्राम को देखना और जुड़ना ना भूलें। इसके साथ ही आपको बता दें कि हमारे दूरदर्शन की एक यूट्यूब लिंक भी होती है, उस लिंक पर भी आप हमारे इस लाइव प्रोग्राम को देख सकते हैं। और हम आपको बता दें कि बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए ये बताते हुए कि आज से सुबह 7 बजे का समाचार बुलेटिन भी शुरू हो चुका है। तो सुबह 7 बजे आप समाचार से जुड़ सकते हैं। दूरदर्शन के जो समाचार हैं उसको आप देख सकते हैं सुबह 7 बजे। आज से शुरुआत हुई उस दूरदर्शन की बुलेटिन की, 7 बजे का जो बुलेटिन होता है। दर्शकों, आपको बता दें हमारे साथ में हमारे एक और मेहमान हमसे जुड़े हैं स्टूडियोज में। हमारे साथ में हैं श्री पवन श्रीवास्तव जी। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में आपका। मिलेट्स, श्री अन्न पर श्रीवास्तव जी से हम बातचीत करेंगे। तो सर सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है श्री अन्न, मिलेट्स क्या होता है, क्या ज़रूरत है आज मिलेट्स के बारे में इतनी चर्चा करने की? जी, मैं पहली बात तो ये बता दें कि हमारे पुरातन काल से जो हमारा खान पान की जो शैली रही है, परंपरागत जो कृषि रही है, उसमें सबसे पुराने अन्नों की अगर हम बात करें तो आज जिन्हें हम श्री अन्न कहते हैं और इंग्लिश में, अंग्रेजी में उसे मिलेट्स कहा जाता है, ये वही अन्न है। और ये बहुत अच्छा अवसर आ गया है हमारे लिए कि उन अन्न को जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे थे अब वो पुनः मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमारी सरकार ने इस वर्ष को मिलेट्स ईयर भी घोषित किया है और उसको बहुत अच्छा नाम दिया श्री अन्न। श्री अन्न मतलब ईश्वर का, भगवान का वह अन्न जो उन्हें भी पसंद है और वो हमारे लिए ही बना है। क्या बात है, आपने इसको श्री अन्न को कहीं ना कहीं अपनी कहना चाहिए कि पौराणिक चीजों से भी जोड़ दिया है। बिल्कुल पौराणिक, स्पिरिचुअल भी उसका कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस निश्चित तौर पे। देखिए, हम मानव सभ्यता की अगर हम बात करें तो आज हम कितने ही शहर में हो गए हैं और हम बहुत शहरीकरण में आ गए हैं और दुनिया बहुत दूर दूर तक पहुंच गई है और हमारा हर चीज़, जीवन यापन, खान पान, लाइफ स्टैंडर्ड सब बहुत कुछ बदल गया है। लेकिन अगर हम बात करें कि अभी भी हमारे पास में वर्तमान में अगर कोई चीज़ जीवंत में है तो ये श्री अन्न आधारित व्यंजन है।
जो कि पूर्ण तरह मानव स्वास्थ्य के लिए और शरीर के लिए बने हुए हैं। ये स्क्रीन पर हम देख रहे हैं पाताल कोट की रसोई, क्या है सर, इसके बारे में जानना चाहेंगे। पाताल कोट की रसोई जो है जी, एक बड़े भावनात्मक, ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य जो है हमारे जो श्री अन्न है, जिन्हें हम मिलिट्स भी बोलते हैं, हमारे पुरातन काल के जो अनाज हैं वो, पौराणिक जो पारंपरिक जो हमारी फसलें हैं वो, और हम वनों से शहर की ओर आए हैं तो वनों पे आधारित हमारे भोजन थे, व्यंजन थे, उनको संजो के रखना और ज़्यादातर उसको प्रसारित करना और उसे हमेशा जीवंत रखने की एक संरक्षण की एक हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया है, एक मंच बनाया है, उसका नाम है पाताल कोट की रसोई। अब हमारे मन में बड़ी जिज्ञासाएं बढ़ती जा रही हैं सर, पाताल कोट की रसोई क्या कोई रेस्टोरेंट है या क्या है, क्या कैसे आप लोगों को पाताल कोट की रसोई से जोड़ रहे हैं? जी देखिए, पाताल कोट की रसोई का जो अगर हम बोले तो ये फिजिकली या वास्तविक रूप से कहीं ये रेस्टोरेंट के रूप में नहीं है। कोई हम दिखा रहे हैं, क्या है ये पारंपरिक जो व्यंजन बनते हैं, हमारे जो पहले जो व्यंजन बनते थे वो तो या तो भाप में पका के बनाए जाते थे या भून के पकाए जाते थे, क्योंकि उस समय तेल नहीं हुआ करता था। तो ये ठेठरा एक हमारे यहाँ व्यंजन बनता था मीठे के रूप में। चूँकि मैं आता हूँ आदिवासी क्षेत्र से, पाताल कोट और जो क्षेत्र है वहाँ पे खान पान जो है, वहाँ की जो ग्रामीण परिवेश है वो उसी पे है। ये एक और क्विजीन हम दिखा रहे हैं, ये क्या एक है? जो बारिश के समय जो भाजियाँ होती हैं, जो पत्ते होते हैं, उनसे बनाए जाने वाले पकवान हैं। इसमें अरबी का पत्ता ऐसा अरबी, लगता है। जी हाँ, अरबी का उस पता है जी। इसमें और क्या मिलेट्स का भी इस्तेमाल किया गया है? नहीं, इन वाले में तो मिलेट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसको तो थोड़ा सा अलग अलग रूप में बनाया गया है। बेसिकली जो है ये वनों पे आधारित है। जैसे हमने बताया कि पाताल कोट की रसोई जो है वो वनोपज पे और हमारे श्री अन्न पे और पारंपरिक जो कृषि होती है उससे निकलने वाली फसलों पे आधारित है। तो ये उसके कुछ फोटोग्राफ्स हैं। ऐसे हमारे पास में करीब 40 से अधिक पकवान और व्यंजन जो है वो हमारे पुराने जो व्यंजन है वो हैं, उनको हम लोगों ने पाताल कोट की रसोई में रखा हुआ है। अभी जब हमने मूव ऑन कर लिया है कहीं ना कहीं जंक फूड की ओर में, पिज्ज़ा, बर्गर और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें आज हमारे जो युवा हैं, जो बच्चे हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, तो आपने कोशिश की है कि जो हमारे इस तरह के डिफरेंट जो क्विजीन्स हैं उनको सर्व करें ताकि लोग हमारी पारंपरिक चीज़ों से फिर से जुड़ सकें। बिल्कुल, उसका हमने इसी तरीके से प्रयास किया। देखिए, जो हमारा ये व्यंजन है या जो हमारा खान पान है वो अगर ये क्या चीज़ है सर इसको? ये महुआ से हमारे पहले पकवान जो बनते थे, मीठे का जो हम 30 त्योहारों में जो पकवान बनाए जाते थे, जब गुड़ और शक्कर नहीं होता था तो हम प्रकृति से मीठा के रूप में महुआ लेते थे और महुए के पकवान बनते थे। उसमें ये महुए के बहुत सारे पकवान बनते थे। यही एक अभी वैल्यू एडिशन करके महुए की पुड़ी के रूप में हम लोगों ने लोगों के लिए ये मीठा पकवान तैयार किया है। तो उसमें आपने वैल्यू एडिशन भी किया वैल्यू है, एडिशन भी न्यूट्रिशन की यदि हम बात करते हैं तो उससे लोगों को न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छा मिलेगा। बिल्कुल जी, काफ़ी रिच फाइबर होता है इसमें। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें तेल मसाले का प्रयोग कम से कम होता है, सिंथेटिक आइटम नहीं होते हैं, तो हमारे जो स्टमक है उसको किसी तरीके से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। पाचन तंत्र को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी इसको डाइजेस्ट करने में। जी, तो बातों की चर्चा को दौर को हम बहुत आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी बातें हमारे मन में जो आ रही हैं आप की जो चीज़ें हैं उसको देखकर कि पाताल कोट, तामिया का भी आजकल जिक्र बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक टूरिस्ट प्लेस बनकर उभर कर आया है। आज हम सब कोशिश करते हैं कि भाई यदि मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो तामिया को एक्सप्लोर करें एक टूरिस्ट प्लेस की तरह, तो वहाँ से भी आपका जुड़ाव रहा है, किस तरह के काम आप देखिए, मैं तामिया का ही निवासी हूँ। मेरा जन्म तामिया में हुआ, मेरी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा सब पढ़ाई वहीं हुई, तो मुझे लगा है कि मैं अपने जीवन में उसी जगह को लेके हम क्या काम आपका एक सपना भी था कि तामिया टूरिस्ट प्लेस घोषित हो। जी जी। तो उसमें आपने बहुत प्रयास भी किए हैं और अब वो जब टूरिस्ट प्लेस बन गया है तो आप किस तरह के काम वहाँ पर कर रहे हैं? देखिए, तामिया जिस तरीके से सिचुएटेड है वो मध्य प्रदेश की बड़ी सुंदर जगहों में से एक है, अद्भुत है। वहाँ पाताल कोट है, लोग ऊंचाइयों के ओर जाते हैं, हिमालयन पे जाते हैं, माउंट एवरेस्ट जाते हैं, हम पाताल कोट की गहराइयों में ले जाते हैं। सबसे अद्भुत हमारे पास है। क्या बात है। तो अगर आपको गहराइयों में पहले जाना हो और फिर उसके बाद ऊपर आना हो तो आप पाताल कोट आइए। तामिया जो है वो पचमढ़ी, जैसे सतपुड़ा की रानी अगर पचमढ़ी है तो ऐसे ही अगर चमत्कारिक और अद्भुत बात करें तो वो तामिया है। तामिया भी सतपुड़ा का ही वही छुपा हुआ हिस्सा है जो अभी तक किसी भी रूप में लोगों के सामने नहीं आ पाया था। उसे केवल लोग जो जानते थे वो ट्राइबल एरिया के नाम से जानते थे, बट वो बहुत सुंदर हो गया। अब लोगों के मन में एक जिज्ञासा बढ़ी है तामिया को देखने की, जानने की, और लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, पर्यटन
टूरिस्ट प्लेस के रूप में लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है और जी। आजकल लोग जाते हैं जी, जी। तो चूंकि आपका तो बर्थ प्लेस ही रहा है जी। और आप पिछले 12-13 वर्षों से कोशिश कर रहे हैं श्री अन्न पर काम करने की, जी। लोग जुड़े श्री अन्न से, जी। तो हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों को कैसे जोड़ते हैं, क्या प्रयास होता है कि मिलेट से लोग जुड़ सकें? देखिए आप ये सबसे अच्छी बात यह है कि हम किस तरीके से हमारे जगह को, डेस्टिनेशन को डिज़ाइन करें, डिस्क्राइब करें। तो उसमें हमारे जो रिसोर्सेस हैं, तो पहली बात तो यह है कि फॉरेस्ट है हमारे पास में, क्या नेचर है। ये जो फोटोग्राफ हम देख रहे हैं, ये जी। क्या तामिया? ये पातालकोट में बारिश के दिनों में मानसून सबसे अच्छा होता है। आपको उत्तराखंड, हिमाचल की जो या नॉर्थ ईस्ट की जो अगर आपको अनुभव लेना हो तो बहुत वहाँ पे आ सकते हैं। जी, तो ऐसे झरने वहाँ बहुत से होते हैं, पहाड़ी नदियाँ बहुत सारी हैं वहाँ पे। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंचाइयों में बसावट वाली एक जगहों में से एक जगह ये भी है। तो बरसात में ये जगह तो मेघालय आप है। प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने का भी प्रयास कर रहे हैं श्रीवास्तव जी, आप जान जी रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित कहीं तौर पे ना हमारे कहीं, संसाधनों से यदि हमारे क्षेत्र के लोगों को कुछ आय होती है, उनका वृद्धि होती है, एक वो भी कारण है। और दूसरा कारण ये है कि लोगों को आनंद की अनुभूति, एक आत्मिक शांति की अनुभूति अगर हम दे पाए। ये क्या फोटोग्राफ जो है ये क्या शो करना चाह रहा है, क्या दिखा रहा है? ये तो जो हम पातालकोट की रसोई में मूलतः जो हमारी परिकल्पना रही थी कि लोग अपने उनके घरों में बैठ के उनका खाना उनके किचन में खाएं। एग्जैक्टली जो पातालकोट की रसोई की जो हमने शुरुआत करी थी वो इसी तरीके से करी थी। मूल खाना उन्हीं के घर में, उन्हीं के परिवेश जो में। हम समझ पा रहे हैं वो यही है कि पातालकोट के विभिन्न जो रहवासी हैं उनको रोजगार मिल सके, वहां के लोगों के घर में जो रसोई पकाई जाती है वहां जाकर लोग टेस्ट करें ताकि उनको रोजगार भी मिले, आर्थिक रूप से वो सक्षम भी बने और वहां के टेस्ट को, वहां की क्विजीन को भी जान सके। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और सबसे अच्छी बात है कि एक हमारी ये जो देश की एक बड़ी अद्भुत व्यवस्था है, बड़ा विचित्र देश है, तो एक दूसरे से मिलना, अतिथि सत्कार, ये सब भाव जो है वो इस प्रकार के से आते हैं। अगर आप किसी के घर में बैठ के खाना खाते हैं, होम स्टे आजकल एक बड़ा ट्रेंड में चल रहा है टर्म होम स्टे, तो क्या होम स्टे को भी बढ़ावा देना एक उद्देश्य है? बिल्कुल, होम स्टे को बढ़ावा दिया जा रहा है। धीरे धीरे लोगों को तैयार किया जा रहा है कि वो अपने पारंपरिक घरों को बड़े अच्छे रखें और लोग को उनके यहाँ आए, उनके यहाँ रुकें। और मध्य प्रदेश टूरिज्म भी इस समय बहुत कोशिश कर रहा है। बहुत सारे गाँव में उन्होंने होम स्टे बनाने शुरू कर दिए, बहुत अच्छे क्वालिटी के, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले और अच्छे अनुभव वाले वो होम स्टे तैयार हो रहे हैं। बट हम अभी गांव में लोगों को ले जाते हैं तो उन्हीं के घरों में रुकवाते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स अभी होती हैं क्योंकि जो बेसिक एम्यूनिटीज़ होनी चाहिए अभी उनके यहाँ उतनी अच्छी नहीं। तो धीरे धीरे जो संसाधन है उसको और दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और जी, प्रयास जारी है और बड़े सकारात्मक रूप से उसके परिणाम भी आने लगे हैं। जी, ये बहुत अच्छा प्रयास है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को पारंपरिक चीज़ों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और इनकी जो दिनचर्या है, इनकी जो लाइफस्टाइल है, यदि होम स्टे के रूप में इसको बढ़ावा मिलता है तो न सिर्फ इनकी आजीविका के साधन बढ़ सकेंगे, इनकी जो जीवन शैली है उसको भी सैलानी जो है वो करीब से देख सकेंगे। देखिए, बहुत बड़ा एक चैलेंज जो है वो है माइग्रेशन। अगर रोजगार की कमी स्थानीय स्तर पे है तो लोग निश्चित तौर पे बाहर जाते हैं और वो कहीं भी पूर्णतः सही नहीं है। कुछ समय के लिए कभी कभी हो सकता है, लेकिन वो पूरी तरह सही नहीं है। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन है जी, हैंडसम इनकम घर बैठे आना। बिल्कुल, तो उस पर एक प्रयास बहुत अच्छा है कि पर्यटन एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म। पवन श्रीवास्तव जी, चर्चा के दौर को आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले हमारे साथ में डॉक्टर प्रजापति हैं। सर, आपसे हम बातचीत करेंगे। पूर्व में हम आपसे बात कर रहे थे कि घुट्टी का जो कल्चर है, घुट्टी जो बच्चे को पिलाई जाती है, वो स्वास्थ्य की यदि हम बात करते हैं तो कहाँ तक ठीक है? क्या अभी भी उस चीज़ को अपनाना चाहिए या फिर नहीं? देखिए, जन्म से लेकर 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। इसके अलावा अगर हम कुछ भी उसको दे रहे हैं घुट्टी के रूप में या किसी अन्य रूप में, तो वो बच्चे के लिए हानिकारक ही हो सकता है, उससे उसको कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं होने वाला। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना। तो सर फिर उस चीज़ में, उस स्थिति में हम क्या करें जब हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं आप अपना दिमाग मत चलाओ, हमारे जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके लिए भी तो आपको काउंट करना चाहिए, हमने यूं ही बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, इतना हमने तजुर्बा हासिल किया है, तब जाकर जो हमारे एक्सपीरियंस है उसको आप, तो फिर उस समय बड़ी मुश्किल हालात हो जाते हैं। उससे बचने के लिए क्या? जी, अब इसके लिए यही कि उनको समझाना होगा और बीच में ये कर सकते हैं कि उनको लेकर डॉक्टर्स के पास जाएं, डॉक्टर भी उन्हें समझाएं और उनको अगर ऐसा लगता है तो वो अपनी बातें रखें जी। तो इस तरह से धीरे धीरे समाज में परिवर्तन
ही संभव है, अचानक तो नहीं उनको वो किया जा सकता कि जो बुजुर्ग कई लोग हैं घरों उनको को समझाना। मैंने भी नजदीक से देखा, जाना, समझा, तो उनका एक अलग वो रहता है। नटमेग जो घुट्टी में डालते हैं उसका ये सिग्निफिकेंस होता है, जो सैफरन डालते हैं उसका ये सिग्निफिकेंस होता है, टर्मरिक डालते हैं, आलमंड डालते हैं, हर चीज़ की एक अलग वैल्यू बता देते हैं, एक अलग उसका फंक्शन बता देते हैं। उस समय बड़ा मुश्किल सा होता है उस चीज़ को हमें मना कर पाना। हाँ, तो इस तरह के बहुत से केस आते हैं जिसमें कि बच्चा हमारे पास आता है 1 महीने का, 2 महीने का, तो अगर उसको कोई भी पेट से संबंधित परेशानी है तो हमें समझ में आ जाता है कि इसको कहीं ना कहीं ऊपर से कुछ दिया गया है। क्योंकि अगर बच्चा सिर्फ माँ का दूध पी रहा होता तो वो बीमार नहीं होता है। तो फिर हम पूछते हैं तो मुश्किल से समझ में बात निकल के आती है कि इसको या तो जायफल, केसर, इस तरह की चीज़ें दी गई हैं और उसी की वजह से परेशानी है। अच्छा सर, एक और जो बात है जो अक्सर हमें घरों में देखने को मिलती है, जनरली होता क्या है, जब बच्चा माँ का मिल्क ले रहा होता है, फीड कर रहा होता है, और उस समय यदि बच्चा हेल्दी नहीं होता है तो ब्लेम आने लगता है माँ पर कि इसका दूध उसको फल फूल नहीं रहा है, इसके कारण वो दुबला का दुबला ही है, इसका वजन ही नहीं बढ़ रहा है। तो सर इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसी स्थिति में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, शिशु रोग विशेषज्ञ से। और ज़्यादातर केस में यही होता है कि बच्चे को जितना दूध चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। उसके कारण ज़्यादातर ये रहते हैं, देखा जाता है कि जन्म के बाद जो माँ होती है उसको पानी वगैरह बहुत कम पिलाते हैं। या तो वो पुरानी प्रथा है कि उबला हुआ पानी पिलाएंगे तो वो मुश्किल से आधा लीटर 1 लीटर पानी पीती है। और माँ में दूध बनने के लिए ज़रूरी है कि जो शरीर को पानी की ज़रूरत है, तो एक जैसे नॉर्मल अगर उसकी बात करें इंसान की, तो उसको लगभग 3 लीटर पानी डेली चाहिए। तो और दूध बनने के लिए और एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत है। तो अगर इतना पानी माँ पिएगी तो उसे पर्याप्त मात्रा में दूध बनेगा और वो बच्चे को मिलेगा और बच्चे का वजन बढ़ेगा। जी, और इसके साथ ही मैं अपनी बात भी यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि सर विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि माँ को पोषण युक्त भोजन लेना चाहिए, उसको अपने डाइट में हर तरह की चीज़ों को शामिल करना चाहिए ताकि पोषण युक्त वो फूड लेगी तो वो जो मिल्क रहेगा वो बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बिल्कुल सही बात है जी, कि पानी के साथ फिर उसका आहार भी पोषण युक्त होना चाहिए, तभी वो सब चीज़ें जैसे विटामिन और ये सब लेगी तो वो दूध में भी ज़्यादा विटामिन और पोषण युक्त मिलेगा। जी, चर्चा के दौर को आगे जारी रखेंगे सर, उसके पहले हम आपके ओर चलेंगे श्रीवास्तव जी। पातालकोट की रसोई की यदि हम बात करते हैं तो क्या पैटर्न है, किस तरह से कार्य करती है पातालकोट की रसोई? देखिए, पातालकोट की रसोई मैंने आपको बताया है कि ये फिजिकली तो है नहीं, हम लोगों के घरों में वो जो आनंद और अनुभूति है, अनुभव हम कराना चाहते हैं। तो वहीं पे उनके घरों में हमारे करीब 20 से अधिक गांव हैं जिनमें करीब हमारे 50 से अधिक घरों को हमने तैयार किया है। वहाँ पे ले जाके हम उनको अनुभव कराते हैं, हमारे जो पर्यटक या हमारे अतिथि आते हैं। साथ में हमारे इस फूड को हमें पॉपुलराइज करने के लिए हमने इसको स्ट्रीट फूड में कन्वर्ट करने का भी काम किया है और इसको बहुत गौरवता मिल पाए तो हमने इसको 5 स्टार होटल्स में भी, मुंबई में, दिल्ली में, भोपाल में, इंदौर में और भी कई शहरों में हमने इसको पहुंचाया है। और इस तरीके से ये काम होता है। और कभी अगर कोई व्यक्ति पातालकोट की रसोई का अगर पूरी थाली लगा के वो खाना खाता है तो ये मान के चलिए कि वो करीब 15-16 फैमिली को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ देके जा रहा है और उसमें 4 से 5 गांव का कुछ ना कुछ कलेक्शन जाता है। एक अलग तरीके का हमारा इंटीग्रेटेड मॉडल है। आप लोग जो काम करते हैं उसके लिए कहीं से फंडिंग होती है, कहीं से कोई नहीं, ये तो हमारा सेल्फ सस्टेनेबल प्रोग्राम है। ये एक प्रकार का एंटरप्रेन्योरशिप है जिसमें हम भी उसमें इन्वॉल्व है, हमारा परिवार भी इन्वॉल्व है और बहुत सारे हमारी टीम के लोग भी इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे गांव। तो जब भी ये लोग आते हैं उसका पैसा पे करते हैं और उसका भुगतान होता है। ये सेल्फ हमारा प्रोग्राम है, किसी से इसके लिए कोई फंड नहीं लिया जाता। जी, डॉक्टर प्रजापति, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो न्यूनेट्स हैं उनके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखना चाहिए? चलते चलते समय हमारे पास कम है, हम संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे क्या सावधानियां हो जब शिशु की हम देखभाल कर रहे हैं? देखिए, जो कोई भी नवजात शिशु है तो उसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो बच्चे की साफ़ सफाई रखना और उसको ठीक से और माँ का दूध मिलना, और तीसरी चीज़ है उसका तापमान नियंत्रण रखना। ख़ास तौर से जैसे मौसम अगर बहुत ठंडा है तो उसको गर्म रखना है, या बहुत ज़्यादा गर्मी है तो नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बच्चे स्वस्थ रहते हैं। सफाई का ध्यान रखें हम, टेम्परेचर का ध्यान रखें हम, और उसकी फीडिंग का ध्यान रखें कि समय समय पर उसको हम फीड कराते रहें। सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने हमारे साथ में साझा की। हीमोफीलिया से जुड़े हुए जो मिथ थे उसको भी आपने हमको क्लियर किया, उसके साथ ही नियोनेट्स की केयर कैसे हो वो आपने तमाम जानकारी हमारे साथ में शेयर की। उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका भी।
नमस्कार सर। सर आपने भी पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिल रहा है पातालकोट में, तामिया में, और मिलेट्स के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपने आज हमारे साथ में साझा की। आप हमारे स्टूडियोज में आए, इतना कीमती वक्त हमारे साथ में साझा किया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ में आज पूर्व में रफत वारसी जी थे, अध्यक्ष राज्य हज कमेटी, कैबिनेट मंत्री का दर्जा जिन्हें प्राप्त था। हज से जुड़ी हुई बातें की। पवन श्रीवास्तव जी ने मिलेट से जुड़ी हुई बातें की, पर्यटन से जुड़ी हुई तमाम सारी बातें की। और डॉक्टर ओम प्रजापति, शिशु रोग विशेषज्ञ, आज हमारे साथ में विशेष रूप से आज हमारे स्टूडियोज में थे। आप सब हमारे स्टूडियोज में आए, अपना इतना कीमती वक्त हमारे साथ में साझा किया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, कल इसी वक्त इसी समय जुड़ना ना भूलें। 12 बजे से 1 बजे तक फिर हम हाजिर होंगे कार्यक्रम नमस्कार एमपी को लेकर, एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय के साथ, एक नए एक्सपर्ट के साथ में। आज के कार्यक्रम में इतना ही। मुझे यानी वृंदा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।